हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशनल टाइम्स। मैं हूं क्षितिज वर्मा और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, जो छत्तीसगढ़ से हैं, भिलाई से। मिस्टर विजय अग्रवाल जी, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं और एट प्रेजेंट वो अभी छत्तीसगढ़ आर्म फोर्सेस में एज ए कमांडेंट 7th बटालियन के पार्ट हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। थैंक यू। तो विजय जी, जो आपका करंट एट प्रेजेंट जो डिपार्टमेंट है, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और बहुत एक सराहनीय काम आप वहाँ पे कर रहे हैं, जो कि एक डॉग नोडल यूनिट है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और आप किस तरीके से उस पर काम कर रहे हैं और क्या विशेषताएं हैं उसकी, आपसे जानना चाहेंगे उसके बारे में। मेरी जो डॉग यूनिट है वो 7th BN में है और ये डॉग यूनिट पूरे छत्तीसगढ़ के पुलिस डॉग को ग्रूम करती है, ट्रेन करती है और ब्रीडिंग भी अब करती है। और ये 2002 में एस्टेब्लिश हुई थी डॉग ट्रेनिंग स्कूल के नाम से, और अभी तक लगभग 250 डॉग हम लोगों ने ट्रेन करके छत्तीसगढ़ के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा है। और वो सफलता से नक्सली एरिया में भी और प्लेन एरिया में स्नाइपर डॉग के रूप में और ट्रैक्टर डॉग के रूप में काम कर रहे हैं जी। और कई सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं और ओवरऑल इनकी वर्किंग काफी अच्छी रही है। जी जी। तो जो जो आपकी जो करंट डॉग यूनिट है, रूरल यूनिट, जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्पेशल ट्रेनिंग्स होती है डॉग्स की, तो वो क्या कुछ स्पेशल टाइप के डॉग्स हैं जो पर्टिकुलर ब्रीड हैं, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से छत्तीसगढ़ में उनको प्रॉपरली सूट होता है, उस तरीके के डॉग्स आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, या कुछ किस तरीके के डॉग्स वो हैं? पुलिस के लिए मेनली स्नाइपर और ट्रैक्टर डॉग के रूप में हमें ऐसे ब्रीड की जरूरत पड़ती है जो छत्तीसगढ़ के टेरेन के हिसाब से, छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। बहुत सोफिस्टिकेटेड डॉग भी आते हैं बट उनका ग्रूमिंग और बाकी उनसे जो काम लेना है छत्तीसगढ़ के माहौल, छत्तीसगढ़ के मौसम के हिसाब से संभव नहीं हो पाता है। और अभी हमारे यूनिट में लैब्राडोर है, साथ में जर्मन शेफर्ड है जी। और अभी हम लोगों ने बेल्जियम शेफर्ड को भी इंट्रोड्यूस किया है और इनका आउटपुट काफी अच्छा रहा है। बहुत अच्छे इनसे रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। जी जी। तो जो 2-3 ब्रीड्स आपने बताई, जैसे कि लैब्राडोर है और बेल्जियम शेफर्ड है, ये कोई खास वजह है इनको सिलेक्ट करने की? जैसे और भी बहुत सारे डॉग्स, जर्मन शेफर्ड्स आते हैं, लैब्राडोर हैं, जिनको कि आप जो फैमिली डॉग्स होते हैं, बट क्या इनमें कुछ खास चीज़ें आपको देखी जिस वजह से आप लोगों ने इनको सिलेक्ट किया और फोर्सेस के लिए सिलेक्ट किया? देखिए, जो बेल्जियम शेफर्ड डॉग है इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये एक साथ 11 से 12 किलोमीटर तक रन कर सकते हैं, साथ ही ये कम पानी में भी वर्क कर सकते हैं। जी जी। बेल्जियम शेफर्ड के साथ साथ हम लोग लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड भी रखेंगे। ये दोनों भी स्निफिंग में बहुत अच्छे रहते हैं, मास्टर रहते हैं। 2-2 फीट 2.5 फीट तक नीचे अगर एक्सप्लोसिव प्लांट किया गया है जी, ये स्निफ करके बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस में स्निफर डॉग्स हैं। उसके अलावा इनके लिए इनकी जो बीमारियां होती है उनके उपचार की भी पर्याप्त व्यवस्था छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है और इनके डिसीज पे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और विगत 10-12 साल का अनुभव यही रहा है कि इन डॉगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, लो मेंटेनेंस वाले हैं क्योंकि इंटीरियर में डॉग पोस्टेड हो जाते हैं और अगर हाई मेंटेनेंस वाले डॉग रहेंगे तो उनको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। करेक्ट। फिर आपको ये डॉग ऐसे हैं कि ये बहुत लो मेंटेनेंस से बहुत हाई रिजल्ट देते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इन डॉग्स को जब आप ट्रेनिंग करते हैं, ऑफ कोर्स आपने इनके खासियत तो बता दी कि लो मेंटेनेंस और एनवायरनमेंट में जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा हद तक इनकी जो क्षमता बहुत ज़्यादा है और डॉग्स के हिसाब से, तो इनकी कोई ट्रेनिंग, स्पेशल तरीके की कुछ ट्रेनिंग होती है और कितने टाइम में ये तैयार होती है? देखिए, इनकी ट्रेनिंग उसी तरह से रिगरस होती है जैसे ह्यूमन बीइंग की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह से ट्रेनिंग होती है। नॉर्मली हम लोग पप जो ब्रीड करते हैं उसको 3 महीने से 6 महीने के बीच ग्रूम करते हैं जी, और 6 महीने से 1.5 साल के बीच लगभग 1 साल की इनकी पूरी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में इनका रूटीन वही रहता है जो आमतौर से एक कांस्टेबल का जो रिक्रूट कांस्टेबल होता है उसका रूटीन होता है, उसी रूटीन को हम लोग फॉलो करते हैं। सुबह 5 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक का हर घंटे का इनका शेड्यूल बना हुआ है। उसमें इनको
शुरू में इनके ओबीडियंस की ट्रेनिंग होती है, बाद में एडवांस ट्रेनिंग होती है, तो उसको अलग अलग स्टेप में कराया जाता है। और जो डॉग एक्सेल करता है उसको रिवार्ड मिलता है, जो डॉग थोड़ा पीछे रहता है उसको प्रमोट किया जाता है और फिर उसका भी परफॉर्मेंस एक अप टू द लेवल तक लाया जाता है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने आप पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट में जिस यूनिट को ड्राइव करते हैं और जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती है, जिस तरीके के भी केस होते हैं उसमें ज़रूरत होती है, वहाँ पे इन डॉग्स को आप प्रोवाइड करते हैं। तो टिपिकली जो स्नाइपर और स्निफर डॉग्स जो कैटेगरीज हैं, आमतौर पर किस तरीके के केसेस हैं जिनमें इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है? देखिए, स्नाइपर डॉग मेनली नक्सल एरिया में यूज होते हैं। अच्छा। स्नाइपर मतलब जो सूंघने वाला डॉग होता है। नक्सली ज्यादातर बड़ी घटनाएं आईडी लगाकर करते हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव यूज करते हैं। ये डॉग इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इतना माइन्यूट एक्सप्लोसिव ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि अगर वो जमीन के नीचे 2-2.5 फीट नीचे भी अगर वो 100 ग्राम भी एक्सप्लोसिव लगा के रखा है तो ये बाकायदा उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये पुलिस के लिए बड़ी सहूलियत होती है जब कभी बड़े कॉन्वॉय का मूवमेंट होता है, रोड सैनिटाइज करना होता है या अदरवाइज पुलिस को ऑपरेशन में जाना होता है, तो ये पुलिस मूवमेंट का एक अभिन्न हिस्सा है। न सिर्फ स्टेट पुलिस में बल्कि पैरामिलिट्री पुलिस और आर्मी में भी स्निफर डॉग को बहुत ही अच्छे से रखा जाता है और उनकी बड़ी मदद ली जाती है। आपके जो प्रेजेंट डॉग नोडल यूनिट है वो आपकी पोस्टिंग उसमें अराउंड 2019 के आसपास हुई, जैसे आपने बताया था। उसके पहले जब आपने 1998 में शुरुआत की थी पुलिस विभाग में, तब से लेकर 2019 तक का आपका सफ़र कैसा रहा? किन किन जगह पे आपने काम किया और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उसमें? 1998 में हम लोग का सिलेक्शन मध्य प्रदेश पुलिस में डीवाईएसपी के रूप में हुआ था और सागर में ट्रेनिंग के पश्चात 2 वर्षों पश्चात ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया था। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ ऑप्ट करके छत्तीसगढ़ ज्वाइन किया था और तब से लेकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें नक्सली हिस्से भी है, मैदानी हिस्से भी है, इंडस्ट्रियलाइज्ड जिले भी है, इन सभी जिलों में मेरी पोस्टिंग रही है। और डीवाईएसपी और एडिशनल एसपी के रूप में छत्तीसगढ़ के लगभग सभी बड़े जिले, सारे वीआईपी जिले और सारे नक्सल जिले, ज्यादातर नक्सल जिलों में मैंने अपनी नौकरी की है और सभी जगह मुझे अलग अलग तरह के अधिकारियों के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस लाइफ का जो एक्सपीरियंस था उसने मुझे ये ब्रीडिंग और बाकी चीजों को करने में काफी मदद की। जी। तो जो पुलिस विभाग का जो एक काम अपने आप में, चाहे पुलिस हो या कोई भी आर्म फोर्सेस हो, उनका विभाग का काम ही अपने आप में बहुत एक डेंजर जोन से रहता है। बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर होता है। जिस तरीके से ड्यूटीज़ लगती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इन सब प्रेशर भरे लाइफ में डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ आप जो अभी तक करते आए हैं 2019 के पहले, जो इतनी प्रेशर भरी लाइफ है, उसमें आपने जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ उसको कैसे बैलेंस किया? देखिए, अगर आप पुलिस लाइफ है और पुलिस लाइफ में अच्छे से सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपकी फैमिली का सपोर्ट जरूरी है और इसमें मेरी फैमिली, मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया जी। मेरी दुर्गम इलाकों में पोस्टिंग रही है, नक्सल ऑपरेशन में जाना होता है, जो 3-3, 4-4 दिन तक आदमी का पता ही नहीं होता, लोकेशन ही नहीं मिलता है। जंगल एरिया, ना कोई वहाँ मोबाइल चलता है ना कोई सेट चलता है जी। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और फैमिली के सपोर्ट की वजह से इन सारी पोस्टिंग को मैंने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया और नक्सल एरिया में भी कहीं कभी भी कोई टेंशन भी नहीं हुई इन चीजों के कारण जी। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रहता है कि पुलिस में अगर फैमिली का आपको सपोर्ट है तो आप ये मान लीजिए कि 70% आप बैटल वहीं जीत लेते हैं जी। बाकी आप ईमानदारी से काम करें तो बहुत अच्छी नौकरी है पुलिस की और निश्चित रूप से चैलेंजेस है, बट लाइफ ही चैलेंजों के लिए है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। छत्तीसगढ़ अभी भी, जब हम छत्तीसगढ़ स्टेट की भी बात करते हैं तो एक सबसे पहले जो नेगेटिव थॉट्स मेरे ख्याल से हर किसी के मन में आता है वो नक्सल आता है कि अभी भी नक्सल एरिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही नक्सलाइट्स ने भी हमला किया हुआ है। तो पहले की जो स्थिति थी
जो नक्सल जोन के नाम से छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, मे बी जब पार्ट ऑफ एमपी भी था तब भी उस समय बहुत पॉपुलर था, और आज भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। डेफिनेटली कुछ बदलाव तो आए हैं, उसमें काफ़ी कमी भी आई है, बट बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो आप इस डिपार्टमेंट में हैं, जो डॉग नोडल यूनिट पे भी हैं, और इन सब एरियाज में बहुत क्लोजली काम करते हैं नक्सलाइट्स के उसमें। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले में, अभी में, और क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनके लिए? देखिए, ये जो लड़ाई है ये प्रोलॉन्ग वार है जो नक्सलवाद के खिलाफ है। जी। शुरुआती दौर में सीमित संसाधन थे, बट उन संसाधनों में जो कमी थी उसको हौसले से और अपनी छत्तीसगढ़ राज्य को एक अच्छा राज्य बनाना है, वो एक नियत से हम लोगों ने पूरा किया और काफी हद तक सफल भी रहे। अगर आज कंपेयर करते हैं आप पुराने समय के नक्सलिज्म से, तो मुश्किल से 20% एरिया ही उनके प्रभाव क्षेत्र में है, और वो भी उसमें पुलिस अंदर तक पेनिट्रेट कर गई है। तो पुलिस काफी अंदर तक रीच कर गई है, और निश्चित रूप से उनके कैडर में काफी खलबलाहट भी है जो उनके आत्मसमर्पण से झलकती है जी। जहां तक डॉग स्क्वाड के पर्सपेक्टिव का सवाल है, तो डॉग की यूनिट 2002 में शुरू हुई थी। बहुत कम यूनिट थी जो मध्य प्रदेश से विभाजन के पश्चात मिली थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे जिलों की संख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे कैंप्स बनते गए, डॉग की संख्या हम लोगों ने बढ़ाई, और एक वो टेक्निक भी समझ में आ गई फील्ड लेवल पे कि कैसे आपको इनसे हैंडल करना है, कैसे इनसे निपटना है। इससे कैजुअलिटी भी कम हुई है, और डॉग स्क्वाड का महत्व भी नक्सल एरिया में काफी बढ़ गया है। जी। तो डॉग यूनिट ऑफ कोर्स, जैसा आपने बताया कि जो नक्सलाइट एरियाज होते हैं वहाँ पे आईडी डिटेक्ट करने के लिए, ऐसी कोई घटनाओं के लिए यूज होते हैं, स्पेशली इन एरियाज की अगर मैं बात करूँ। तो जब ये मूवमेंट होता है, आपके फोर्सेस का मूवमेंट होता है, उसके लिए उसके पहले या उसके बाद भी इन डॉग्स का उपयोग होता है ताकि वो सेफ डिफाइन कर सके उन ट्रैक्स को? ये टेक्निकल चीजें हैं, बट जैसी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, कई बार पहले भी होता है, कई बार बीच में भी होता है, कई बार कार्डन, किसी एरिया को कार्डन करने के बाद भी होता है। तो जैसी परिस्थितियों की रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से डॉग यूनिट का मूवमेंट होता है, और कोशिश यही रहती है कि डॉग यूनिट जो है जिन रास्तों पे फोर्स को चलना है उन रास्तों को सैनिटाइज करे। सर ये बताइए, जैसे कि आप पूरे यूनिट को हेड करते हैं और उनका जो डॉग ट्रेनिंग है, ये इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, तो उनको ट्रेन करने के बाद किस तरह से डिप्लॉयमेंट होती है डॉग्स के डिफरेंट एरियाज में? एंड आई एम श्योर जो इस तरीके की रिगरस ट्रेनिंग है उसमें जो जिस तरीके की उत्तम तकनीक की डॉग्स जो आप ट्रेन करके लेके आते हैं, तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, मेरे ख्याल से शायद बाहर भी दूसरे स्टेट्स में भी इनकी रिक्वायरमेंट होती होगी, तो उसे किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? देखिए, हर डॉग की एक निर्धारित आयु होती है, उसके बाद उसकी स्निफिंग और ट्रैकिंग की क्षमता कम होती जाती है। नॉर्मली 10 साल होने के उपरांत हम लोग ऐसे भी डॉग का पर ईयर मेडिकल टेस्ट कराते हैं जी। और उसके बाद ऐसे डॉग जिनके स्मेल की क्षमता कम हो जाती है, उन डॉग्स को हम लोग रिटायर करके अपनी यूनिट में ले आते हैं। हमेशा हम लोग इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि आने वाले 2 वर्षों में कितनी वैकेंसी डॉग की प्रोबेबल है। उसके अलावा यदि कुछ नए डिस्ट्रिक्ट बन गए या कुछ नए यूनिट का निर्माण हो गया जहाँ डॉग की आवश्यकता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हैं। और फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग अपनी डॉग की यूनिट तैयार करते हैं, उसको नए ब्रीड कराते हैं। ओके। और उसी हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, उसी हिसाब से उनको फिर जिलों में और फिर अलग अलग यूनिटों में पोस्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बाहर भी आपकी सप्लाई है इन चीजों की या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है? अभी हम लोग की क्षमता छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की डिमांड अभी काफी ज्यादा है, तो उसकी वजह से हम लोग सारा ध्यान छत्तीसगढ़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। जब राज्य का विभाजन हुआ तो मात्र 7 डॉग थे छत्तीसगढ़ में, आज के डेट पे लगभग 92 डॉग है। अच्छा। तो हमारी रिक्वायरमेंट भी काफी बढ़ गई है, नए जिले बन गए हैं। जो जिले पहले 9 थे, आज वो 28 जिले हैं। तो जिलों में नेचुरली हर जिले में मिनिमम एक ट्रैकर डॉग और एक स्निफर डॉग की आवश्यकता पड़ती है जी। तो इस प्रकार से इसकी रिक्वायरमेंट जैसी बढ़ती गई है, उस हिसाब से हम लोगों ने डॉग की संख्या भी बढ़ाई है और इनके रिफ्रेशर कोर्स भी हम कराते हैं ताकि ये अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहें, डॉग हैंडलर भी और डॉग भी। ओके। तो इनके रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी लगातार होते रहते हैं और उससे भी बड़ा फायदा होता है। जी जी जी।
सर इतने बड़े डिपार्टमेंट का हेड करने के लिए और इतनी यूनिक चीज़ें आप जो कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ है उसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो स्टाफ आप कहाँ से लेके आते हैं और उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है? देखिए, डॉग का हैंडलिंग भी एक बड़ा एक नाजुक मसला है और इसके लिए हर व्यक्ति को फिट नहीं कर सकते। इसमें ऐसे ही व्यक्ति को रखते हैं जो डॉग से प्यार करता हो, जो डॉग का मास्टर बनना चाहता हो। किसी भी व्यक्ति को आप डॉग हैंडलर नहीं बना सकते जब तक उसमें खुद की डिजायर, खुद की इच्छा ना हो और खुद में एप्टीट्यूड ना हो। क्योंकि एक बार किसी डॉग का किसी को हैंडलर आप बनाते हैं तो फिर उसको ताउम्र डॉग के साथ रहना होता है। तो उसका चयन बड़े कमेटी द्वारा किया जाता है और ये देखा जाता है कि योग्य व्यक्ति ही डॉग हैंडलर का काम करे जी। क्योंकि उसके बाद फिर डॉग की सुरक्षा और डॉग का पूरा मेंटेनेंस उसके जिम्मे रहता है। तो ऐसे ही लोगों का चयन करते हैं जो अच्छा काम करते हैं, जो इंटरेस्टेड रहते हैं जी। और उसके पश्चात फिर डॉग हैंडलर्स की अलग से हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। डॉग हैंडलर की ट्रेनिंग के उपरांत फिर डॉग एक उनको अलॉट किया जाता है, पप्स में अलॉट करते हैं और उसके बाद 3 महीने से वो लेके पूरे ट्रेनिंग के दौरान साथ में रहते हैं। एक ही रूम में ये सब सोते हैं, एक ही रूम में बैठते हैं। उससे इनमें एक फैमिलाइजेशन हो जाता है और एक अटैचमेंट बन जाता है। तो जब तक डॉग अपने हैंडलर को नहीं जानेगा तब तक वो सही काम नहीं करता है। राइट। तो हम लोग का पूरा प्रयास यही रहता है कि दोनों में अटैचमेंट बहुत अच्छा हो, दोनों में तालमेल बढ़िया हो। तो इस तरह से डॉग करते हैं। उसके अलावा हमारे मास्टर ट्रेनर्स भी है, प्लाटून कमांडर्स भी हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, तो वो भी काफी अच्छे से जी। हमने सुना कि आपने एक बुक भी प्रकाशित की है स्पेशली डॉग्स के ऊपर, उसके बारे में कुछ बताइए। पिछले 2 वर्षों में हम लोग डॉग की ब्रीडिंग में लगे थे और लगभग बेल्जियम शेफर्ड डॉग का हम लोगों ने ब्रीडिंग कराया था। उसमें 24 पप्स हम लोग को मिले थे जी। और उन पप्स का हम लोगों ने पूरा 1 वर्षों तक ग्रूमिंग करने के बाद ट्रेनिंग करीब 1.5 वर्ष तक हमारे यहाँ यूनिट में रहा था और उसी अनुभव के आधार पे हम लोगों ने बुक लिखी थी। उसी जो 1 साल के 1.5 साल के अनुभव थे उसी के आधार पे पुस्तक लिखी थी। इसका इनॉग्रेशन डीजीपी साहब ने किया था और ये बुक हम लोगों ने सारे लाइब्रेरीज में, जो पुलिस एकेडमीज है, सभी जगह भिजवाई थी। तो उद्देश्य यही था कि डॉग के प्रति लोगों में कई सारी भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां दूर हो, लोग डॉग को समझे और लोग डॉग को पाले, उससे डॉग के प्रति अवेयरनेस बढ़ती है। तो उसी सब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए, उसी टॉपिक को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने बुक लिखी थी। 2019 से ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में हैं, इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं जी। आगे आपके क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सपोज आप इस डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होते तो किस डिपार्टमेंट में, विभाग में आप जाना पसंद करेंगे और किस टाइप की सेवा देना पसंद करेंगे? देखिए, ये तो यूनिफॉर्म की नौकरी है, विभाग जहाँ भी भेजेगा हम लोग हमेशा सहर्ष तैयार रहते हैं जी। इतने 22-23 साल की नौकरी में लगभग मैं 11 जिलों में अलग अलग काम किया हूँ, अलग अलग हैसियत से। तो मेरे लिए तो हर जगह समान है और मेहनत से काम करने से जरूर रिवार्ड मिलता है और सबसे बड़ा रिवार्ड पब्लिक ही देती है जी। तो जहाँ भी पोस्टिंग करते बिल्कुल अच्छे से जाएंगे। और देखिए, मैं अभी डॉग स्क्वाड के साथ साथ पुलिस एकेडमी का भी एसपी हूँ। तो मुझे गवर्नमेंट हमेशा बड़ी जवाबदारी देती है और अच्छी जवाबदारियां देती रही है और गवर्नमेंट जहाँ भी मुझे यूज करना चाहे, जहाँ भी मेरी ड्यूटी लेना चाहे, मैं बिल्कुल साहस तैयार रहता हूँ जी। ये गवर्नमेंट के सोचने का काम है, कहा मेरी कोई चॉइस नहीं है, जहाँ भी दे दे सब अच्छी जगह है जी। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि आप पुलिस विभाग में इतने सालों से रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपने देखे हैं, लोगों से जुड़े हुए पदों में आप रहे हैं, बड़े अधिकारियों के साथ आपने काम किए, नेताओं के साथ आपने काम किया है, अभी जो करंट यूनिट में आप लोग नोडल यूनिट में काम कर रहे हैं, सभी का बहुत मिक्स और बहुत ही उत्तम एक कॉम्बिनेशन रहा होगा, एक्सपीरियंस रहा होगा आपका। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे नए युवा पीढ़ी के लोग होते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं या इन सब चीज़ों से काफ़ी प्रभावित होते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? किस तरीके से उनको आगे भविष्य को देखना चाहिए? देखिए, पुलिस विभाग से अच्छा कोई विभाग नहीं है और
अगर आप में कुछ करने का जुनून है, जोश है, जज्बा है, तो जरूर आइए, पर मन मार के मत आइए कि सिर्फ नौकरी करना। अगर आप वो इच्छा से आएंगे कि सिर्फ नौकरी करना है तो सदैव दुखी रहेंगे। अगर आप में जुनून है, जज्बा है, कुछ करना चाहते हैं तो जरूर आइए, बहुत मौके देती है नौकरी, और आप आएंगे तो जरूर मजा आएगा इसमें। तो मेरा तो हमेशा लोगों से, अपने नौजवानों से यही रहता है कि आप खाकी वर्दी का जब कभी भी ऑप्शन हो जरूर उसको चुनें, और न सिर्फ आपका व्यक्तित्व निखरेगा, बल्कि आप में जो दृढ़ता और स्पष्टता है कि अपने विचारों के प्रति, वो हमेशा आपको लाइफ में बाकी फील्ड में भी निर्णय लेने में काफी आसानी होती है। थैंक यू सो मच। आपने ज्वाइन किया और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके एक्सपीरियंसेस जान करके। एंड हमारी तरफ से आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं द प्रोफेशनल टाइम्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।